अमेंडमेंट का प्रोविजन इसीलिए रखा गया है ताकि आए समय लॉज को डेवलप करा जा सके। इन बिल्स के प्रोपोजिशन के पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि ये कॉलोनियल एरा का लॉ है, इसलिए आई मीन दिस इज अ शेयर ब्लफ। फिर पहले एक बात बताओ कि सेंटेंस पास करने के बाद उन्हें एक्चुअल में पनिश करने के लिए उन्हें पकड़ोगे कैसे? What's up guys? So we are having some fantabulous news coming up from the Ministry of Home Affairs। और वो क्या? वो ये है कि हमारा जो IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अब रिपील होने वाला है। I mean, हम लॉयर्स लोगों की लाइफ ना वैसे ही पढ़ के पूरी ब्लैक एंड व्हाइट सी हो चुकी है। अब वापस से ये, बट जोक्स अपार्ट, IPC को रिप्लेस करने वाला है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। CRPC को रिप्लेस करने वाला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाला है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। फिलहाल के लिए तो इस बिल को अभी लोकसभा फ्लोर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, पर अब ये देखने वाली बात होगी कि ये बिल पास होती है या फिर नहीं, क्योंकि इसमें अभी काफी समय लगेगा कि 2024 के इलेक्शन में वापस से मोदी गवर्नमेंट आती है क्या, या फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट अगर आती है तो वो इन बिल्स को लेकर के फर्दर प्रोसीड करना भी चाहेगी या फिर नहीं, इन सब के ऊपर। पर अभी के लिए हम आज के इस वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये बिल्स में चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और वाकई में इन चेंजेस का कोई मतलब भी बनता है या नहीं। और इस वीडियो के एंड में ना मैं ज़रूर अपना ओपिनियन भी ऐड करूंगी, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। चलिए कहानी को ना शुरू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन करंट चेंजेस को समझने के लिए। तो कहानी की शुरुआत हुई चार्टर्स एक्ट 1833 से। ये वही एक्ट था जिसके थ्रू फर्स्ट लॉ कमीशन का सेटअप हुआ था। उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और कई सारे बदलाव आए, जिनमें से ये एक्ट एक था। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट 1833 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर्स एक्ट 1813 को रिन्यू किया और चार्टर्स एक्ट 1833 बनाया। इस नए चार्टर एक्ट के अंदर ये प्रोविजन था कि जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे और सारी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है ये उन्हीं के हाथों कंसंट्रेटेड रहने वाली। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज थी उनको कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है और कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज में कंपटीशन को ओपन कर दिया जाता है, जिस वजह से अब इंडियंस को भी मौका मिल रहा था इन ऑफिसेस को होल्ड करने का। करेंट जो हमारा इंडिया में सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। इसके साथ ब्रिटिशर्स को फ्रीली भारत में सेटल करने का मौका दिया गया, स्लेवरी को एबोलिश करी गई और फर्स्ट लॉ कमीशन भी एस्टैब्लिश कर दिया गया। तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले खुद एक बैरिस्टर थे और इंग्लैंड के हाउस ऑफ द कॉमन्स के मेंबर भी थे। फर्स्ट लॉ कमीशन का जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था IPC। इसके बाद 1853 में सेकेंड लॉ कमीशन आया, जिसका सजेशन था सब्सटेंटिव लॉज को पूरे भारत में लागू करना और सबके ऊपर लागू करना। इसके बाद थर्ड और फोर्थ लॉ कमीशन ने भी रिकमेंडेड किया कि अलग अलग लॉज को कोडिफाई कर दिया जाए और ढेरों सारे लॉज पास भी हुए। उनमें से एक था इंडियन एविडेंस एक्ट। 1837 में पेनल कोड की ड्राफ्ट आती है, जिसे गवर्नर जनरल रिवाइज करके लॉ बना देते हैं 1860 में। एक जनरल क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड को फॉलो किया गया 1861 से और इसमें मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया और 1872 में एविडेंस एक्ट भी आ गया। तो बेसिकली करंट जो ये बिल्स आए हैं इनका उद्देश्य है कि इन एक्ट्स को रिपील करना, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन एक्ट्स को ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को हमारे देश में बरकरार रखने के लिए बनाया था। उनका उद्देश्य था लोगों को पनिश करना, ना कि जस्टिस को अपहेल्ड करना। तो इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हुए 313 चेंजेस को प्रपोज किया गया है।
ये जो नए लॉज है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी अपहेल्ड करेगी और जस्टिस भी इंश्योर करेगी। अब कितना जस्टिस दे पाती है कितना नहीं, इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे ज़रूर, पर उससे पहले चलिए इन बिल्स को हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 जो आईपीसी को रिप्लेस करने वाला है, चलिए उसके प्रोविजंस को हम ब्रीफली यहाँ पर देख लेते हैं। पहला, ये बिल टेररिज्म, सेपरेटिज्म, आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट, ऐसा कोई और एक्टिविटी जो हमारे देश के सॉवरेनिटी को खतरे में डाले, इन चीज़ों को डिफाइन करेगा जो पहले दूसरे एक्ट्स में मौजूद थे। नेक्स्ट, सेडिशन को एज एन ऑफेंस कंप्लीटली रिमूव कर देगा, क्योंकि बेसिकली कहा जा रहा है ये कॉलोनियल एरा का लॉ है जो फ्री स्पीच और डिसेंट को कर्टेल करता है। नेक्स्ट, मॉब लिंचिंग के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड करा जाएगा। इस चीज को हाल ही में हुए कई घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रपोज किया गया है इस बिल में। नेक्स्ट, किसी महिला के साथ अगर शादी का झूठा वादा करके कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये डेवलपमेंट आया था श्री बोधिसत्व गौतम वर्सेस मिस शुभ्रा चक्रवर्ती केस में 1995 में। अब इस चीज को स्पेसिफिकली कोडिफाइड किया जाएगा तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट, इस एक्ट में स्पेसिफिक किया गया है कि अपने पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं है अगर वाइफ 18 साल के ऊपर की उम्र की है तो, यानी मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा था उसे खारिज कर दिया गया है। इस विषय पर हमने इस वीडियो में बात करी है, आप डिटेल्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस बिल में पनिशमेंट के तौर पे कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि ऑफेंडर्स को रिफॉर्म करने का मौका मिले और जेल में भीड़ भी कम हो जाए। तो ये तो थी भारतीय न्याय संहिता की बातें। तो चलिए अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 का भी एक ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं। पहला, इस बिल में ट्रायल, अपील और बयान के समय टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करी गई है। प्रोसीडिंग्स का वीडियो रिकॉर्डिंग भी करा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस का सर्वाइवर है तो उसके स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी बताई गई है ताकि एविडेंसेस को प्रिजर्व रखा जा सके। नेक्स्ट, पुलिस को किसी भी कंप्लेंट के स्टेटस के बारे में 90 दिनों के अंदर इन्फॉर्म करना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ेगी। सेक्शन 41A CRPC को सेक्शन 35 बना दिया जाएगा जो किसी पर्सन के पुलिस के सामने अपीयर होने को लेकर डील करता था जब अरेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इस सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस ऐड होंगे, जैसे कि डीएसपी का प्रायर अप्रूवल के बिना किसी इंसान को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, स्पेशली ऐसे ऑफेंसेस जिनका पनिशमेंट 3 साल से कम हो और जिसके अरेस्ट की बात हो रही है वो 60 साल के ऊपर के हो तो। नेक्स्ट, अगर कोई विक्टिम केस को विड्रॉ करना चाहे जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा हो तो पुलिस को पहले विक्टिम से अच्छे से बात करनी होगी ताकि जस्टिस इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट, अब फरार क्रिमिनल्स की ट्रायल इन एब्सेंशिया माने उनके मौजूदगी के बगैर हो सकती है और पनिशमेंट भी दिया जाएगा ताकि वो जस्टिस से भाग ना पाए। नेक्स्ट, अब मैजिस्ट्रेट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे ईमेल, SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस एटसेट्रा को एविडेंस के तौर पे कलेक्ट कर वेरीफाई कर सकती है। नेक्स्ट, अगर कोई मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वो गवर्नर के पास 30 दिनों के अंदर कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के पास 60 दिनों के अंदर फाइल करना होगा और प्रेसिडेंट के डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट में अपील नहीं करी जा सकती है। चलिए अब भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है इस नए बिल में। किसी भी डिवाइस या सिस्टम में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर इस्तेमाल किया जा सकता है एविडेंस के तौर पे। नेक्स्ट, कुछ क्राइटेरिया होंगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, जिससे डिजिटल डेटास का मिसयूज और टैम्परिंग कम हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए को एडमिसिबल किया जाएगा एविडेंसेस के तौर पे, जिससे बायोलॉजिकल एविडेंसेस और ज़्यादा पुख्ता होंगे। नेक्स्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा मेडिकल, हैंडराइटिंग एटसेट्रा के केसेस में। फर्दरमोर, ऑफेंडर्स को इनिशियली इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा और इस चीज़ को फंडामेंटल प्रिंसिपल माना जाएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। अच्छा, एक बात बताओ, स्पेसिफिकली आप लोग जो लॉ कम्युनिटी से हो, कि इन बिल्स के जितने भी प्रोविजंस को मैंने अब तक डिस्कस करे, क्या उनका कोई भी मतलब बना? I mean, जितने भी प्रोविजंस यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं उन्हें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स के साथ जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करा जा सकता था बड़े ही आसानी से। इनफैक्ट जो एविडेंस लॉ को नया साक्ष्य बिल बनाया जा रहा है उनके प्रोविजंस तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो वापस से सेम चीज़ को दोहराने का क्या मतलब?
अमेंडमेंट का प्रोविजन इसीलिए रखा गया है ताकि आए समय लॉज को डेवलप करा जा सके। तो बेसिकली ये बिल्स तो मुझे बिल्कुल फालतू के लग रहे हैं। आप अगर इनका कुछ डीपर एनालिसिस निकाल सको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तभी मैं मानने वाली हूँ। नेक्स्ट, इन बिल्स के प्रपोजिशन के पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि ये कॉलोनियल एरा का लॉ है, इसलिए आई मीन दिस इज अ शेयर ब्लफ। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोई भी लॉ अचानक से एक दिन सुबह को उदय नहीं होती है, वो समय के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है। और हर एक लॉज का जो एक मेजर सोर्स है वो हिस्ट्री है या फिर कस्टम्स है। जितने भी लॉज को हड़बड़ी में जल्दबाजी में बनाई गई है वो ट्रू रिड्रेसल नहीं दे पाती है, और ये साबित हो चुका है। और इसका एक मेजर एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। आपके साथ अगर साइबर क्राइम हो गया ना तो आप बस डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटते रह जाओगे, कोई रिड्रेसल आपको मिल ही नहीं पाएगा। और दिस इज द हार्श रियलिटी। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे और इश्यूज़ हैं जिनको पहले एड्रेस करना ज़रूरी था। उनमें से कुछ मेजर है गार्डियनशिप राइट्स, अदर जेंडर कम्युनिटी राइट्स, ट्रिपल तलाक, फॉल्स केसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो कि मौजूद नहीं है। इन सब को करेंटली इन मैटर्स को अलग अलग प्रेसिडेंट्स द्वारा गवर्न किया जाता है। इनके रिगार्डिंग कोई लॉज नहीं है, माने सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उनको ही एज अ लॉ मान के हम इन चीज़ों को गवर्न करते आ रहे हैं। तो पहले इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंप्लीट करो ना। आई मीन क्या दिक्कत है। अमित शाह जी का तो ये भी कहना है कि तो जो करेंटली हमारे देश से फरार क्रिमिनल्स है जैसे कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, इनका भी ट्रायल होगा इन एब्सेंसिया और इनके अगेंस्ट में पनिशमेंट यानी कि सेंटेंस भी पास करी जाएगी। पर पहले एक बात बताओ कि सेंटेंस पास करने के बाद उन्हें एक्चुअल में पनिश करने के लिए उन्हें पकड़ोगे कैसे? अगर इतने ही उतावले हो तो ये करंट लॉज के अंदर भी किया जा सकता है, इसके लिए नए बिल की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फ्यूजिटिव्स या फिर फरार क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये इंटरनेशनल लॉ के स्कोप में आते हैं। तो सबसे पहले ना इसको बेटर तरीके से डेवलप करना ज़रूरी था। 13 अगस्त को अपोजिशन कांग्रेस ने इन बिल्स के मामलों में लार्जर पब्लिक डिबेट की मांग करी है। उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो लॉयर्स, जूरिस्ट्स, रिफॉर्मर्स, जजेस, क्रिमिनोलॉजिस्ट, इन सब की राय लो इस मामले पे, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है ना जो हमारे अच्छा खासा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसको पूरे तरीके से बर्बाद करने वाला है। तो वही चीज़ जो मैं बार बार कहते रहती हूँ कि आप जानकार बनिए, क्योंकि ये कलयुग का जो झांसा है ना ये हमारे पूरे नींव को बर्बाद कर सकता है। ये चकाचौंध नामकरण के झांसे में आप मत आइए, ये देखिए कि ये असल काम क्या कर रहा है। और एज अ लॉयर इन बिल्स के रिगार्डिंग ये मेरा ओपिनियन था। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यू नो द ड्रिल, आपको इसे लाइक करना है, आपकी राय हमें कमेंट्स में बतानी है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। और हाँ, लास्टली सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाया करें, तो जल्द से जल्द आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।